गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शुरू करते हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2025। इसमें कवर करते हैं जनवरी 2024 से नवंबर 2024 के बीच की घटनाक्रम को। ये लेटेस्ट वार्षिकी पुस्तक है एडिटोरिया करंट अफेयर्स का। G20 शिखर सम्मेलन 2024 से है। यहाँ पर 18 और 19 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन 2024 रियो डी जेनेरियो में है ना, आधुनिक कला संग्रहालय में संपन्न हुआ। याद रखना कहाँ हुआ है, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। फिर है इसका थीम क्या था, तो एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु यहाँ पर है: सामाजिक समावेश, भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई, अरबपतियों पर कर, ऊर्जा परिवर्तन के उपाय, वैश्विक शासन सुधार और जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के साथ साथ 2025 में COP30 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन का समर्थन करना। फिर है कि भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया इस सम्मेलन में। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाकर और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देकर देश संचालित साक्ष्य आधारित कार्यक्रम का समर्थन करता है। फिर है वैश्विक शासन संस्थाओं में इसका सुधार लाना है, सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण को बढ़ाना है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण बिंदु उभर के आए इस सम्मेलन में। अब भारत का इसमें क्या योगदान रहा, उनका क्या मत था, वो देखते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर अक्षय ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में दो तरफा निवेश को बढ़ावा देना है। भारत और इटली ने संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 29 का अनावरण किया, है ना। यह है भारत और इटली के बीच का, जिसमें रक्षा है, व्यापार है, ऊर्जा है, अंतरिक्ष सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को रेखांकित किया है। फिर है भारत चीन सीमा पर सैन्य बलों की वापसी में हुई प्रगति को दोनों देशों ने स्वीकार किया। G20 के बारे में कहा गया है कि G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के हेतु एक मंच के रूप में की गई थी। याद रखना है, इसकी स्थापना 1999 में हुआ था। फिर 2007 में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के दौरान G20 को राज्य सरकार प्रमुखों के स्तर पर उन्नत किया गया। 2007 में भारत की अध्यक्षता में वर्ष 2023 में अफ्रीकी संघ AU और G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया, है ना। जब भारत में G20 हुआ था 2023 में, तो वहाँ पर अफ्रीकी संघ भी G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। वर्ष 2025 तथा 2026 में G20 की अध्यक्षता क्रमशः दक्षिण अफ्रीका और USA को सौंपी गई है। 2025 में दक्षिण अफ्रीका इसकी अध्यक्षता करेगा और 2026 में USA इसकी अध्यक्षता करेगा। अब आते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024। हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे, जबकि जेड वेंस को उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति का नाम याद रखना है जेड वेंस, पार्टी का नाम याद रखना है रिपब्लिकन पार्टी। फिर है कि 132 सालों में डोनाल्ड ट्रंप दूसरा गैर लगातार कार्यकाल जीतने वाले पहले राष्ट्रपति हैं, है ना। एक होता है ना, एक के बाद फिर दूसरी बार चुना गया, वैसा नहीं है। ये दूसरे बार में ये हार गए थे। फर्स्ट टाइम जब ये राष्ट्रपति बने, सेकंड टाइम में ये हार गए थे और जो बाइडेन राष्ट्रपति बने थे फिर ये चुनाव इस साल हुआ, तो इसमें ये राष्ट्रपति चुने गए, है ना। तो वही बोलता है 132 साल में डोनाल्ड ट्रंप दूसरा गैर लगातार कार्यकाल जीतने वाले राष्ट्रपति हैं। 1892 में ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद ऐसा करने वाले वे दूसरे राष्ट्रपति हैं। इसे याद रखना है, ग्रोवर क्लीवलैंड। इससे पूर्व में इसी तरह के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के निर्वाचित होने वाले सबसे उम्र दराज यानी कि 78 वर्ष राष्ट्रपति बने हैं। पूर्व अमेरिकी कांग्रेस सदस्य और लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गबार्ड को ट्रंप प्रशासन में राष्ट्रपति के खुफिया निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है ना। ये हैं तुलसी गबार्ड। चुनाव जीतने के 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति के रूप में ये शपथ लेंगे या नियुक्त होंगे, 20 जनवरी 2025 को। चुनाव की प्रक्रिया देखते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव एक प्रकार का अप्रत्यक्ष चुनाव है जिसमें अमेरिका के नागरिक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के लिए मतदान करते हैं। फिर है अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया को 5 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्राइमरी और कॉकस, राष्ट्रीय संवहन, चुनाव प्रचार, आम चुनाव और निर्वाचक मंडल। प्राइमरी और कॉकस में है रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को चुनने के लिए प्रत्येक राज्य में प्राइमरी चुनाव और कॉकस आयोजित करती है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय सम्मेलन। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का आधिकारिक नामांकन होता है। इसके बाद आता है निर्वाचन मंडल की भूमिका, जहां प्रत्येक राज्य के निर्वाचकों की एक निश्चित संख्या होती है तथा किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए 538 में से 270 निर्वाचक मतों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कहा गया है कि रिपब्लिकन पार्टी को 50.4% मत मिले और 312 निर्वाचक मत प्राप्त हुए, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी को 48% मत मिले और 225 निर्वाचक मत प्राप्त हुए। नोट में है अमेरिका में निर्वाचन मंडली प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जबकि भारत में संसदीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। पात्रता की देखें तो यूएसए का जन्मजात नागरिक हो, 14 वर्षों से यूएसए का निवासी हो, उम्र में कम से कम 35 वर्ष हो। आते हैं अब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16वां जो हुआ है उसके बारे में जानते हैं। 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक रूस के कजान शहर में कहाँ हुआ है? रूस में हुआ है। ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। विषय क्या था? न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। इसे याद रखना है, न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। कजान घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं को देखते हैं तो व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए सीमा भुगतान के लिए स्थानीय मुद्राओं का बढ़ावा देना। फिर है ब्रिक्स अनाज एक्सचेंज, जिसमें ब्रिक्स अनाज विनिमय और ब्रिक्स सीमा पार भुगतान प्रणाली की स्थापना की संभावना तलाशने के लिए एक समझौता। ब्रिक्स के विस्तार के लिए 13 देशों को आमंत्रित किया गया, जिसमें था क्यूबा था, बोलिविया, बेलारूस, तुर्की, अल्जीरिया, नाइजर, युगांडा, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इस तरह से इसमें 13 देश को आमंत्रण भेजा था इसमें शामिल होने के लिए। ये बात को याद रखना है, 13 देशों को आमंत्रित किया था। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस बनाने के लिए भारत की पहल को मान्यता दी गई है ना। ये पहल था भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स बनाने का, बिग कैट्स अलायंस बनाने का। अब ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। इस शब्द का आविष्कार ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने 2001 में किया था। याद रखना है, ब्रिटेन का एक अर्थशास्त्री था जिम ओ नील, उन्होंने 2001 में किया था, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया था। वर्ष 2006 में सामूहिक समूह ने सर्वप्रथम औपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। अब जानते हैं वैश्विक महत्व ब्रिक्स का। तो ये 41% जनसंख्या को ये कवर करता है और वैश्विक जीडीपी का ये 24% हिस्सा कवर करता है। वैश्विक व्यापार में ये 16% का योगदान देता है। फिर है कि बिहार का पहला ड्राई पोर्ट। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, नाम याद रखना है उद्योग मंत्री का, है ना। नीतीश मिश्रा ने बिहटा के राज्य में पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किया। इस सुविधा का उद्देश्य वेयर हाउसिंग, सीमा शुल्क सेवाओं और मल्टी मॉडल के जरिए लॉजिस्टिक को बढ़ावा देना है। मुख्य बिंदु देखें तो उद्घाटन वाले दिन ही यहाँ 90 कंटेनरों की पहली खेप के रूप में भेजी गई। अब ड्राई पोर्ट क्या है अथवा सूखा बंदरगाह को इनलैंड पोर्ट भी कहते हैं। यह एक प्रकार का कार्गो टर्मिनल है जो रोड या रेलवे नेटवर्क के जरिए बंदरगाहों से सीधा जुड़ा होता है ना। बंदरगाह दूर में होता है और वहाँ से ये इस तरह के एक तरह से वेयर हाउस बनाया जाता है और यहाँ से उसे बंदरगाह तक या तो रोड के जरिए या फिर रेलवे नेटवर्क के जरिए बंदरगाह तक गुड्स को पहुँचाया जाता है। विभिन्न जगहों से बंदरगाह तक माल लाने और ले जाने के दौरान ड्राई पोर्ट्स का एक सेतु के रूप में काम करता है। यहाँ कंटेनर और अन्य सामानों को अस्थायी रूप में रखा जाता है। फिर ज़रूरत और समय के अनुसार माल को ड्राई पोर्ट के बंदरगाहों या अन्य गंतव्यों तक पहुँचाया जाता है। बीटा आईसीडी भारत भर में प्रत्येक द्वार बंदरगाहों में रेलवे द्वारा जुड़ा है, जिसमें शामिल है पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हल्दिया, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, महाराष्ट्र में ननवा सेवा, गुजरात में मुद्रा।
बिहार ड्राई पोर्ट को प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और राज्य उद्योग विभाग द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी जिसे ट्रिपल पी मोड पर स्थापित किया गया है। अगला है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। हाल ही में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 जारी किया गया। विश्व भर में 1.1 अरब से अधिक लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। याद रखना है, 1.1 अरब से अधिक लोग। गरीब आबादी के आधे से अधिक यानी कि 584 मिलियन बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। याद रखना है, जिसमें से 584 मिलियन बच्चे 18 से कम उम्र के हैं। सर्वाधिक गरीबी वाले देश को देखें तो भारत में है 234 मिलियन गरीब लोग। इसके बाद पाकिस्तान में है 93 मिलियन गरीब लोग। इथियोपिया में है 86 मिलियन गरीब लोग। नाइजर में है 74 मिलियन। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है 66 मिलियन। इस प्रकार 5 देशों में वैश्विक गरीबी का हिस्सेदारी है 48.1%, है ना। याद रखना है, भारत में सबसे अधिक गरीबी है 234 मिलियन। इसके बाद पाकिस्तान का स्थान आता है 93 मिलियन। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ओपीएचआई द्वारा विकसित किया गया है। इन दो संस्थाओं को याद रखना है। इसे पहली बार वर्ष 2010 में जारी किया गया था। वैश्विक एमपीआई 3 आयामों और 10 संकेतकों का उपयोग करता है। इसे भी याद रखना है। इसमें 3 आयाम होते हैं और 10 संकेतक होते हैं। एमपीआई 0 से 1 तक होता है तथा उच्चतर मान उच्च गरीबी को दर्शाता है। अब भारत का एमपीआई का मूल्य क्या है, तो 0.015 है। इसे भी याद रखना है, भारत का 0.015 है। अब आते हैं जैव विविधता सम्मेलन सीबीडी का 16वां संस्करण। हाल ही में 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक जैव विविधता पर सम्मेलन कोप 16 कैली कोलंबिया में आयोजित किया गया, है ना। कोप 16 कैली कोलंबिया में आयोजित किया, इसे याद रखना है, सीबीडी का सम्मेलन। कोप 16 आनुवांशिक संशोधनों पर डिजिटल अनुक्रम सूचना डीएसआई के उपयोग से होने वाले लाभों का निष्पक्ष और न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए कैली फंड की स्थापना की गई है ना। एक फंड की स्थापना किया गया जो है कैली फंड। फिर है स्वदेशी समूहों और स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए एक अस्थायी सहायक निकाय की स्थापना की जाएगी। अगला है कि जैव विविधता पहलों का समर्थन करने के लिए 2030 तक प्रतिवर्ष 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर सुरक्षित करने में सहायता के लिए नई संसाधन जुटाने की रणनीति विकसित करने पर सहमति की गई, है ना। राशि को याद रखना है, इसके लिए 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर को सुरक्षित करना है। फिर है आक्रामक विदेशी प्रजातियों का इसमें प्रबंधन भी शामिल है। जैव विविधता पर सम्मेलन, है ना। सीबीडी 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन का परिणाम था, है ना। ये जैव विविधता सम्मेलन जो है, इसकी बैठक में 1992 में से ये इस तरह का कॉन्सेप्ट सामने आया। सचिवालय इसका है मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में है। सीबीडी को 196 देशों द्वारा अनुसमर्थित किया गया है। अमेरिका यूएसए एकमात्र संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश है जिसने इस अभिसमय की पुष्टि नहीं की है। कोप 16 का मुख्य लक्ष्य है 30x30 लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाना। अगला है एससीओ शिखर सम्मेलन 2024, जिसे संघाई सहयोग संगठन भी कहते हैं, के शासनाध्यक्षों की परिषद का 23वीं बैठक इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित हुआ। याद रखना है, एससीओ का कौन सी बैठक था, तो 23वीं बैठक कहाँ आयोजित हुआ, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री ने किया था, श्री एस जयशंकर साहब ने। एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों के बीच हो रहा है, जो कि ऑब्वियस है, इससे तनावपूर्ण संबंध कई दशकों से चल रहा है। नेक्स्ट यह आयोजन लगभग 9 वर्षों में किसी भारतीय अधिकारी द्वारा पाकिस्तान की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है ना। फिर है संघाई सहयोग संगठन के बारे में। एससीओ एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 15 जून 2001 को चीन में हुआ था, संघाई में। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ। भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुआ, इसे याद रखना है, 2017 में, है ना। वर्तमान में एससीओ के 10 पूर्ण सदस्य हैं, जिसमें है चीन, रूस,
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान इसमें 2023 में शामिल हुआ और बेलारूस 2024 में। तो इन देशों को नाम याद रखना है ना। एससीओ के 2 अस्थायी निकाय हैं, सचिवालय इसका बीजिंग में है। ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना जिसे RATS की कार्यकारी समिति, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करती है ना, इसे याद रखना है। फिर है कि 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा दर्जा देने की मंजूरी दी है। नाम याद रखना है, मराठी को, पाली को, प्राकृत को, असमियों को और बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा। आते हैं शास्त्रीय भाषा के बारे में चर्चा करते हैं। शास्त्रीय भाषाएं भारत की गहन और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के रूप में काम करती है, जो प्रत्येक समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मील के पत्थर का सार प्रस्तुत करती है। पृष्ठभूमि है, भारत सरकार ने वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया। कब निर्णय लिया था? 2004 में। शास्त्रीय भाषा दर्जा के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए हैं। पहला है, इसके प्रारंभिक ग्रंथों या अभिलेखों, इतिहास की अत्यधिक प्राचीनता 1000 वर्षों से अधिक हो। फिर है, यहाँ डिजिट याद रखना, कितने वर्ष पुराना हो, तो 1000 वर्ष से अधिक हो। फिर है, प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक संग्रह जिसे वक्ताओं की पीढ़ी द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है। साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए, किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं ली गई होनी चाहिए। फिर है, शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच एक विसंगति भी हो सकती है। भारत में शास्त्रीय भाषाएं हैं, तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ओडिया है। याद रखना है कौन सा है, तो तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है ना, 5वां मलयालम है और 6ठा ओडिया पहले से मौजूद है। 5 नवीन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से अब कुल भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। अति इम्पोर्टेंट है ये। भाषाओं से संबंधित राज्य मराठी महाराष्ट्र से, बिहार, यूपी, एमपी से पाली और प्राकृत है। पश्चिम बंगाल बंगाली, असम से असमिया भाषा। अब आते हैं नेपाल भारत बांग्लादेश त्रिपक्षीय समझौते के ऊपर में चर्चा करते हैं। हाल ही में नेपाल, भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते किया है। नेपाल प्रत्येक वर्ष 15 जून से 15 नवंबर तक भारत के रास्ते बांग्लादेश को अपने अतिरिक्त बिजली निर्यात करेगा, है ना, 15 जून से 15 नवंबर तक। फिर है, भारत नेपाल से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करने की व्यवस्था करेगा। पहले चरण में क्या है, नेपाल जो है भारतीय भूभाग के रास्ते बांग्लादेश को, है ना, 40 मेगावाट पनबिजली का निर्यात करेगा। बिजली की प्रति यूनिट जो है 6.4 सेंट्स तय की गई है ना। फिर है, बिजली के निर्यात से नेपाल को सालाना करीब $9.2 मिलियन की आय होगी। यह दक्षिण एशिया में सीमा पार ऊर्जा सहयोग की दिशा में एक व्यापक गति को रेखांकित करता है। नेक्स्ट है, PSLV C-37 मिशन का ऊपरी चरण पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया। इसरो के अनुसार 7 साल पहले 104 उपग्रहों की प्रक्षेपित करने वाले PSLV C-37 रॉकेट का ऊपरी चरण फिर से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया है। यह उपलब्धि अंतरिक्ष मलबे को कम करने के वैश्विक प्रयास के अनुरूप है तथा वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त करने के इसरो के लक्ष्य का समर्थन करती है। मुख्य बिंदु देखते हैं। इसरो का लक्ष्य PSLV के ऊपरी चरणों के कक्षीय जीवन काल को घटाकर 5 वर्ष करना है। फिर है, इसरो के अनुसार उपग्रह को पहुंचाने के बाद ऊपरी चरण, जिसे PS4 के रूप में जाना जाता है, को लगभग 470 से × 494 किलोमीटर की कक्षा में छोड़ दिया गया था। समय के साथ इनकी कक्षीय ऊंचाई मुख्य रूप से वायुमंडलीय खिंचाव के कारण कम हो गई। तो इस प्रकार से इसके कुछ फैक्ट्स हैं जिसे याद रखना है। PSLV C-37 के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये न्यूज में बना हुआ था उस समय। PSLV C-37 को 2017 में लॉन्च किया, जिसने एक बार में 104 उपग्रह को लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था, है ना, ये याद रखना है।
C-37 ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसने 101 विदेशी उपग्रह थे, 104 में से 101 थे विदेशी उपग्रह। अब आते हैं भारत का 5वां चंद्र मिशन, जिसे लूपेक्स कहा गया है। भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग के 5वें चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी कि लूपेक्स को मंजूरी दी है। लूपेक्स भारत के इसरो और जापान के जेक्सा के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। याद रखना, इसमें भारत है और जापान का अंतरिक्ष संगठन है। मुख्य बिंदु को देखते हैं। यह मिशन मुख्यतः चंद्रमा के संसाधनों, विशेष रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज पर ध्यान केंद्रित करेगा, है ना। कहाँ? तो दक्षिणी ध्रुव पर। लूपेक्स को चंद्रमा की सतह पर 100 दिनों तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ड्रिलिंग और साइट पर प्रयोग के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करके उन क्षेत्रों को पता लगाएगा जो अस्थायी रूप से छायादार स्थान है, जहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, है ना। वैसे क्षेत्र में जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, वहां ये उपकरण कार्य करेगा। लूपेक्स की जानकारी भविष्य में चंद्रमा पर जाने वाले मिशनों की योजना बनाने में मदद करेगी, जिससे वे मिशन भी शामिल हैं जो चंद्रमा के नमूने वापस धरती पर ला सकते हैं। यह मिशन चंद्रमा का एक अस्थायी मानव उपस्थिति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इस प्रकार से है लूपेक्स के बारे में जानकारी। अब आते हैं गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, चीतों का दूसरा निवास स्थान। कूनो नेशनल पार्क में 1 साल से ज़्यादा समय तक कैद में रहने के बाद जो 2 दक्षिण अफ्रीका चीते अग्नि और वायु को मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में छोड़ा जाएगा। गांधी सागर कूनो नेशनल पार्क के बाद चीतों की मेजबानी करने वाला भारत का दूसरा स्थल बनेगा। याद रखना है, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश में ही है। प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य देश में 1952 में विलुप्त घोषित किए गए चीतों की आबादी को बहाल करना है। इसमें दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीतों को कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित करना शामिल है। अब आते हैं रतन टाटा जी के बारे में। 9 अक्टूबर 2024 को भारतीय उद्योग जगत के महान नेता और दयालुता के प्रतीक रतन टाटा का निधन हुआ। कब हुआ था? तो 9 अक्टूबर को हुआ था। व्यक्तिगत जीवन देखते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी जियोरेस्ट्रियन परिवार में हुआ था। 1937 याद रखना है। उन्होंने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। 2021 में असम वैभव, 2008 में पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण उन्हें मिला था। याद रखना है, 2000 में उन्हें पद्म भूषण मिला, 2008 में उन्हें पद्म विभूषण मिला और 2021 में उन्हें असम वैभव मिला। उपलब्धियां देखते हैं। वर्ष 1991 में JRD टाटा के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष बने, जो 1991 से 2012 तक इस पद पर रहे। रतन टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट के बड़े समर्थक हैं और उन्होंने अपने 65% से अधिक शेयर दान में दे दिए, है ना। याद रखना, कितने % शेयर दान में दिए हैं? तो 65%। कमेंट बॉक्स में बताइए कि अंबानी ने कितने % अपने शेयर दान में दिए हैं, अडानी ने कितने % दान में दिए हैं, है ना। और भी है, हिंडाल्को ने कितने % दान में दिए हैं। इस तरह से आप एक सूची बना के कमेंट बॉक्स में लिखिए, टॉप 5 जो भारत के दान करता है। उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की, जो कम लागत वाली कार थी जिसका उद्देश्य भारतीय जनता की किफ़ायती परिवहन उपलब्ध कराना था। उन्होंने महत्वपूर्ण संगठनात्मक सुधार लागू किए, जैसे कि सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना, युवा प्रतिभाओं को नेतृत्वकारी भूमिका में बढ़ावा देना। वर्ष 2008 में फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। ये याद रखना है, 2008 में इन्होंने फोर्ड के जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया था। जनवरी 2022 में टाटा समूह द्वारा सरकार ने एयर एशिया का अधिग्रहण किया, है ना। अब आते हैं, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता। हाल ही में आयोजित इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन में यह स्पष्ट किया गया कि भारत वैश्विक स्तर पर एथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक, है ना, और उपभोक्ता देश बन गया है। किस सम्मेलन में हुआ था ये ऐसी बातें? तो इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन में। संयुक्त राज्य अमेरिका USA दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक है ना। USA क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील मिलकर दुनिया का 80% एथेनॉल उत्पादन करते हैं, है ना। अमेरिका और ब्राजील मिलकर। USA मुख्य रूप से मक्का से और ब्राजील गन्ने से एथेनॉल उत्पादन करते हैं। इसे भी याद रखना है। USA का उत्पादन का स्रोत मुख्य रूप से मक्का है
और ब्राज़ील का गन्ना है। भारत सरकार ने 2025-26 तक 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। याद रखें, ईयर 2025-26 20% एथेनॉल। बाजार में E20 इथेनॉल, जिसमें 20% एथेनॉल होता है, और E100 ईंधन, जिसमें 93 से 93.5% एथेनॉल होता है, पेश किए गए हैं, है ना। इसे भी याद रखना है, E20 और E100। एथेनॉल, जिसे एथिल एल्कोहल, फार्मूला देख लीजिए, C2H5OH भी कहा जाता है, इसका उत्पादन गन्ना, मक्का और गेहूं से किया जाता है। एथेनॉल उत्पादन में वृद्धि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में आर्थिक लचीलापन बढ़ाने के लक्ष्य के अनुरूप है। अगला है, बिहार में नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने का आदेश। हाल ही में बिहार सरकार ने नीलगाय और जंगली सुअरों के आतंक को निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति देने का फैसला किया। मुख्य बिंदु है, यह अभियान सबसे अधिक प्रभावी जिले हैं वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सिवान और समस्तीपुर, है ना। फिर से नाम याद रखें, वैशाली में, पूर्वी चंपारण में, बक्सर में, सिवान में और समस्तीपुर में। इन जिलों में नीलगाय की कुल संख्या करीब 3 लाख है, जबकि जंगली सुअरों की संख्या 67,000 है ना। नीलगाय और जंगली सुअरों के से फसल को नुकसान पहुंचने पर वन विभाग किसानों को प्रति हेक्टेयर जो है 50,000 रुपये का मुआवजा देता है। 34 जिलों में नीलगाय और 30 जिलों में जंगली सुअर की वजह से फसलें नष्ट हो रही हैं इनके प्रकोप की। हाल ही में जिम्बाब्वे देश ने भी सूखे से प्रभावित वाले क्षेत्र के समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने का आदेश दिया है। याद रखना है, जिम्बाब्वे भी इस तरह का कार्य कर रहा है जिसमें वो हाथी को मारने का आदेश दे रहा है। अब आते हैं चंद्रयान 4 मिशन के बारे में। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चंद्रमा के लिए चंद्रयान 4 मिशन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य है चंद्रमा से पृथ्वी पर वापस आने और नमूने लाने की प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना है। मुख्य बिंदु को देखें तो चंद्रमा 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, वहां ड्रिलिंग करने के लिए मिट्टी इकट्ठा करना और वापस पृथ्वी पर लौटना है। इसरो ने चंद्रयान 4 के विकास और लॉन्च को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसे याद करना है चंद्रयान 4 के बारे में, 2027 का। भारत सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104.06 करोड़ रुपये की स्वीकृति की है। फिर है, लौटाए गए नमूनों का विश्लेषण चंद्रमा और पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के साथ साथ दोनों के आंतरिक भाग को समझने के लिए बेहद उपयोगी है। तो यह है चंद्रयान 4 के बारे में। चंद्रयान 4 के मिशन में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एक मिशन टू मून अंततः भारतीय अंतरिक्ष यान के चंद्रमा पर उतरने वर्ष 2040 तक नियोजित और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकी क्षमताओं को प्राप्त करेगा। चंद्रयान 4 के अलावा इसरो को शुक्र ग्रह के लिए रिसर्च के लिए भी मंजूरी मिली है ना। याद रखना कौन सा ग्रह, तो शुक्र ग्रह। वीनस ऑर्बिटर मिशन, जिसे नाम दिया गया है VOM। अगला है 23वां विधि आयोग का गठन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग का गठन की मंजूरी दी थी है, जिसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित किया गया है। आयोग के एक पूर्वकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 4 पूर्वकालिक सदस्य होंगे। अब विधि आयोग बताया गया है कि इनके संरचना को देखते हैं। यह एक गैर संविधिक निकाय है। यह एक गैर सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से कानूनी सुधारों के लिए कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए की जाती है। मुख्य बिंदु को देखें तो विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय की नियुक्त समिति द्वारा की जाती है। याद रखना है, इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता होती है और उसके जो मंत्रिमंडल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। विधि आयोग का पहली बार गठन 1834 में गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। इसे याद रखना है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग 1955 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो MC सीतलवाड़ थे। इसे भी याद रखना है, पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़ जी। अगला है, मार्च 2024 में विधि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष
न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने 17 महीने के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दिया। जो इससे पूर्व के अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, तो ऋतुराज था, जिन्होंने भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। अब वो किस रूप में शपथ लिया है, भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में, है ना। त्रिपुरा में शांति समझौता। हाल ही में केंद्र सरकार ने त्रिपुरा राज्य सरकार के साथ मिलकर नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी कि NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स यानी ATTF के साथ एक महत्वपूर्ण शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नाम याद रखना है, यहाँ पर दो संगठनों का नाम आ रहा है। भारत सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के साथ, है ना। समझौते का मुख्य प्रावधान क्या है, NLFT और ATTF ने हिंसा का रास्ता छोड़ने, अपने सभी हथियार और गोला बारूद त्यागने तथा अपने सशस्त्र संगठनों को भंग करने पर सहमति व्यक्त की है। इस समझौते के कारण लगभग 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। सरकार ने उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों को विकसित करने के लिए 250 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जहां दोनों उग्रवादी समूह सक्रिय थे। NLFT और ATTF ने राज्य में 35 साल से चल रहे संघर्ष की समाप्ति कर त्रिपुरा के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। अब आते हैं डेंगू के खिलाफ भारत का पहला वैक्सीन। ICMR और पैनेसिया बायोटेक ने स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेंगीऑल के साथ भारत में पहली डेंगू वैक्सीन तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण रोहतक में शुरू किया है। यह परीक्षण 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 स्थानों पर किया जाएगा। पैनेसिया की वैक्सीन डेंगू के सभी 4 सीरोटाइप के जीवित कमजोर संस्करणों का इस्तेमाल किया गया है। एक प्रभावी टीका विकसित करना जटिल है क्योंकि इसे सभी 4 डेंगू वायरस सीरोटाइपों, है ना, जिसमें कि है DENV1, DENV2 और DENV3 तथा DENV4 में अच्छा प्रभावकारी हासिल करनी होगी डेंगू वायरस सीरोटाइप। फिर है डेंगू बुखार। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार एक वायरल संक्रमण है जो एडिस मच्छरों से लोगों में फैलता है। डेंगू भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर डेंगू के मामले में वर्ष 2024 में 7.4 मिलियन हो गया। भारत में 75 से 80% मामले का लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं इस मामले में। अब आते हैं बप संशोधन विधेयक 2024। यह विधेयक 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। यह बप अधिनियम 1995 को संशोधित करता है। इसे याद रखना है, 1995 को यह संशोधित करता है। यह अधिनियम भारत के बप संपत्ति को नियंत्रित करता है। इस्लामी मान्यता में धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति बप कहलाती है। इसे भी याद रखना है, चल या अचल संपत्ति ही बप कहलाती है। इस्लाम के आधार पर जो दान दी गई संपत्ति होती है। विधेयक में प्रमुख प्रावधान क्या है, तो विधेयक में वर्तमान अधिनियम का नाम बदलकर संयुक्त बप प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 कर दिया गया है। विधेयक में कहा गया है कि कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही बप घोषित कर सकता है। विधेयक में कहा गया है कि बप के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति बप नहीं रह जाएगी, यानी जो सरकारी संपत्ति है वो बप संपत्ति नहीं होगी। अनिश्चितता की स्थिति में उस क्षेत्र का जिला कलेक्टर स्वामित्व निर्धारित करेगा। ये अथॉरिटी दिया गया है जिला कलेक्टर को और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। यह विधेयक उस प्रावधान को हटा देता है जो वक्फ बोर्ड को यह जांचने और निर्धारित करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। पहले वक्फ का सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान था, लेकिन अब यह विधेयक कलेक्टरों का सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। लंबित सर्वेक्षण राजस्व कानूनों के अनुसार किए जाएंगे। विधेयक में प्रावधान है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होनी चाहिए। इसे भी याद रखना है, इसमें 2 सदस्य जो होंगे वो गैर मुस्लिम होंगे। अधिनियम के अनुसार परिषद में नियुक्त सांसद पूर्व न्यायिक प्रतिष्ठित व्यक्ति मुस्लिम होनी जरूरी नहीं है, है ना। इस तरह से है कि मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिलाएं होनी चाहिए। अगर मुस्लिम सदस्य है तो उसमें से 2 महिलाएं होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्गों के कम से कम 1 सदस्य होनी चाहिए। इसमें बोहरा और आगा खानी समुदाय से भी 1-1 सदस्य होनी चाहिए, अगर उनके पास राज्य में वक्फ है तब, है ना।
फिर है कि विधेयक में ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम मानने वाले प्रावधानों को छोड़ दिया गया है। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ 90 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। विधेयक केंद्र सरकार को निम्नलिखित संबंध में नियम बनाने का अधिकार देती है: पंजीकरण, वक्फ के खातों का प्रकाशन और वक्फ बोर्ड की कार्यवाही का प्रकाशन। फिर है कि विधेयक केंद्र सरकार को सीएजी या किसी नामित अधिकारी के वक्फ के खातों को ऑडिट करने का अधिकार देता है। नोट में है, वक्फ बोर्ड के पास सशस्त्र बलों यानी सेना और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्वामित्व है। इसे भी याद रखना है। इसके पास कितना भूमि है, तो देश का तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्वामित्व है वक्फ के पास। इस विधेयक की समीक्षा के लिए जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन किया गया है। नाम याद रखना है, जगदम्बिका पाल, है ना, जगदम्बिका पाल। फिर है आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुधार। गृह मंत्रालय ने 2020 में आपराधिक कानून की 3 संहिताओं की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रणवीर सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठन की थी, है ना। भारतीय न्याय संहिता VNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। यह क्रमशः भारतीय दंड संहिता IPC 1960, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगी। तो इस प्रकार से नाम याद रखना है। भारतीय दंड संहिता, जिसे कि IPC इंडियन पेनल कोड कहते हैं, 1860 का स्थान लेगा और दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे CRPC कहते हैं, इसे 1973 का स्थान लेगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान ये नए कानून लेने जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय दंड संहिता का मसौदा 1834 में थॉमस बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। यह संहिता जनवरी 1860 में लागू हुई थी, है ना। इसे याद रखना है। भारतीय दंड संहिता का मसौदा जो है उसके बारे में बताया गया है। फिर IPC 1860 में 23 अध्याय 511 धाराएं थी, जिसे BNS 2023 में 20 अध्याय और 358 धाराओं में समायोजित किया गया है। इसे याद रखना है। 358 धारा है और 20 अध्याय है। अब यहाँ पर दिया गया है हत्या, जिसमें IPC की धारा 300, BNS की धारा 101, हत्या के लिए सजा धारा 302, BNS 103, हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा धारा 303, BNS 104, बलात्कार है तो 375 और 63, इसके लिए सजा जो है 376 है धारा 64 के अंतर्गत। दहेज हत्या में है धारा 304B, है ना। फिर है धारा 80, मानव तस्करी का धारा है 370 एंड BNS के अंतर्गत 143 और चोरी के लिए सजा है 379, इसमें धारा लगता है BNS का 303(2). तो इस तरह से आप देखें IPC की धारा और BNS की धारा और विषयों को यहाँ पर एक बार पॉज करके आप अवश्य देख लें। नए प्रावधान इसमें जो है धारा 48 है, भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर से उकसाना, है ना, वो धारा 48 के अंदर आएगा। फिर धारा 69 है, छल पूर्वक तरीके आदि का उपयोग करके यौन संबंध बनाना, वो 69 में आएगा। धारा 95 में है, किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना या उसे शामिल करना। फिर धारा 111 है, संगठित अपराध की धारा 112, छोटा मोटा संगठनिक अपराध। फिर है 113 में है आतंकवाद कृत्य। 152 है भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को खतरे में डालने का कृत्य। फिर धारा 226 है वैध शक्ति के प्रयोग से मजबूर करने के या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास। 304 है छीनना या स्नैचिंग। प्रमुख विलोपन अपर्याप्त यौन संबंध धारा 377। व्यभिचार और ठग आदि जो है वो 377 के अंतर्गत आएगा। BNSS में 531 धाराएं और 39 अध्याय हैं, है ना, जबकि पहले CRPC में 484 धाराएं और 37 अध्याय थे। नए प्रावधानों को शामिल करना, इसमें है धारा 86, घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की है। फिर धारा 105 के अंतर्गत ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग है। फिर है धारा 107, जिसमें संपत्ति की कुर्की या जब्ती या वापसी है। फिर धारा 172 है, जिसमें पुलिस के वैध निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य व्यक्ति
धारा 336 कुछ मामलों को लेकर के लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य है। धारा 356 है घोषित अपराधों की अनुचित अनुपस्थिति में जांच, परीक्षण या निर्णय। धारा 398 है गवाह संरक्षण योजना। धारा 472 है मृत्यु दंड के मामलों में दया याचिका। धारा 530 है इलेक्ट्रॉनिक मोड में परीक्षण और कार्यवाही की जाएगी। फिर है BNSS की प्रमुख विशेषताएं। इसमें पहला है कि एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध के क्षेत्र में कुछ भी हो। इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज की जा सकती है। प्रारंभिक जांच 14 दिनों में पूरी होनी चाहिए। फिर है बयानों का रिकॉर्डिंग। बलात्कार पीड़िता का बयान उसके घर पर दर्ज किया जाएगा। ऐसा बयान मोबाइल फोन सहित ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। फिर है कि यौन उत्पीड़न की पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी का होना आवश्यक है। 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी पुरुष, किसी भी महिला, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, गंभीर बीमारी से पीड़ित किसी भी व्यक्ति का बयान दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। फिर है 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों में गवाह के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बयान दर्ज करना। थर्ड है गिरफ्तारी। 3 वर्ष से कम कारावास की सजा वाले अपराधों में DSP की अनुमति के बिना वृद्ध या अशक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। गिरफ्तार व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखने और उसे डिजिटल मोड में प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। चौथा है शुरुआती 15 दिनों के बाद भी पुलिस रिमांड मांग सकता है। आरोपी की रिमांड BNSS के तहत मांगी जा सकती है। इसी के अंतर्गत है उन मामलों में गिरफ्तारी के पहले 40 दिनों के भीतर जहां अपराध 10 वर्ष से कम कारावास के लिए दंडनीय है, उसी मामलों में गिरफ्तारी से पहले 60 दिनों के भीतर जहां अपराध 10 वर्ष से अधिक कारावास के लिए दंडनीय है। तो यह है BNSS के तहत है ना, पुलिस कार्रवाई का दिशा किस ओर जाएगा वो बताया गया है। BNS और पोस्को के तहत कुछ यौन अपराधों के मामलों में जांच सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जाएगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इस नए अधिनियम में 170 धाराएं हैं, जबकि पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 1 धाराएं थी। यह किसी भी न्यायालय में या उनके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, जिसमें सैन्य न्यायालय भी शामिल है, लेकिन किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हलफनामों या मध्यस्थ समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता। प्रमुख प्रावधान को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के लिए एक नई धारा 61 जोड़ी गई है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें पारंपरिक दस्तावेज साक्ष्य के बराबर कानून की वैधता प्राप्त होती है। द्वितीयक साक्ष्य है, इसमें निम्नलिखित को शामिल करने का विस्तार किया गया है। यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा मूल से बनाई गई प्रतिलिपियों, दस्तावेजों के समकक्षों के बनाई गई प्रतिलिपियां, इसे देखने वाले गवाह द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज की सामग्री, मौखिक विवरण। नोट में बताया गया है दस्तावेज की सटीक परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है, जिसमें DNA साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, इसे ध्यान देना है। अगला है रुद्रम 1 मिसाइल। हाल ही में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है। याद रखना है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये, रुद्रम प्रथम इसका सफल परीक्षण किया है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से DRDO ने भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया है। यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे हवा से सतह पर मार करने के लिए विकसित किया गया है। इसने इनर्शिया नेविगेशन सिस्टम यानी कि INS, GPS नेविगेशन और अंतिम हमलों के लिए निष्क्रिय होमिंग हेड की सुविधा है, जिससे यह विकिरण उत्सर्जन करने वाले लक्ष्यों पर सटीकता से प्रहार करता है। मिसाइल 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की अलग अलग ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो यह है रुद्रम 1 मिसाइल की विशेषता, इसे ध्यान रखना है। अगला करंट अफेयर्स है सामाजिक नागरिक संहिता, जिन्हें UCC कहते हैं। प्रधानमंत्री ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बार बार विचार किया है ना। उन्हें PM ने सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बार बार विचार किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे देश को धर्म के आधार पर विभाजित करने वाला
तथा भेदभाव को बढ़ावा देने वाला कानूनों की आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैं जोर देकर कहता हूं कि देश के लिए धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की मांग करने का समय आ गया है। यूसीसी के बारे में देखते हैं। समान नागरिक संहिता इसे कहते हैं हिंदी में। इसका अर्थ है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता या समान कानून हो, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित सभी धार्मिक समुदायों के मामलों पर लागू होती है। इसे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के तहत रखा गया है। याद रखना है, यह अति इम्पोर्टेंट है, चूँकि यहाँ पर करंट अफेयर्स में पॉलिटी भी आ रहा है ना, इस अनुच्छेद को याद रखिएगा। गोवा पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में, लेकिन स्वतंत्रता से पहले समान नागरिक संहिता का पालन करने वाला पहला राज्य है। फिर आता है उत्तराखंड के बारे में। स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला देश का पहला राज्य है, यानी समान नागरिक संहिता समवर्ती सूची के अंतर्गत है। हमें ये याद रखना है कि समान नागरिक संहिता किस सूची के अंतर्गत आता है, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। तो उत्तर होगा समवर्ती सूची। उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। यहाँ पर याद रखना है किसके अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई थी, तो श्रीमती या आप कहें न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई के नेतृत्व में। अब आता है शाह बानो मामला, जो 1985 एवं सायरा बानो मामला 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। अगला है BN राव समिति ने एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की थी। तो इस तरह से जो समितियां बनती है उनका यहाँ पर नाम दिया गया है। जो कि यूसीसी का समर्थन भी किया था वो है BN राव समिति। अब आता है कि भारत में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून कौन कौन सा है। तो हिंदू व्यक्तिगत कानून में आता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। हिंदू शब्द में सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल है। तो इस तरह ये सभी है हिंदू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में क्या है, व्यक्तिगत कानून शरीयत अधिनियम 1937, इसे याद रखना है। जो कहता है ना शरीयत का पालन करना है, तो वही है 1937 के में जो आया था मुस्लिमों का व्यक्तिगत कानून। पारसी व्यक्तिगत कानून है पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936। ईसाई व्यक्तिगत कानून है ईसाई विवाह अधिनियम 1872। तो इस तरह से हमें याद रखना है ईस्वी को, है ना। अगला है एक राष्ट्र एक चुनाव, ONOE, वन नेशन वन इलेक्शन। लाल किले की प्राचीर से PM ने कहा, मैं राजनीतिक दलों और देश के संविधान को समझने वालों से आग्रह करता हूं कि वे भारत की प्रगति के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव से सपने को साकार करने के लिए आगे आएं। बार बार चुनाव देश में गतिरोध पैदा करते हैं और आज हर योजना और पहल ऐसा लगता है कि यह चुनाव चक्र को प्रभावित है। हर गतिविधि राजनीतिक विचारों से रंगी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, यहाँ पे अध्यक्षता हमें याद रखना है, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ऐसा विचार लाया गया है जिसमें है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, है ना। फिर है ये कोविंद की अध्यक्षता में ये रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी गई है। समिति की मुख्य सिफारिशों को देख लेते हैं। पैनल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश है। स्थानीय निकाय चुनाव भी 100 दिनों के भीतर होनी चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 324A लागू किया जाएगा। याद रखना है इसके लिए कौन सा अनुच्छेद लागू किया जाएगा, तो अनुच्छेद 324A। सदन में बहुमत न होने या अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं। नई लोकसभा पिछली लोकसभा के कार्यकाल में बचे हुए समय तक ही काम करेगी। इसके अलावा अगला फैक्ट है, जब राज्य की विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं तो नवनिर्वाचित विधानसभा लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक अस्तित्व में रहेगी, जब तक कि इसे पहले भंग न कर दिया जाए। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 जो संसद या सदनों और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित है, में संशोधन करने की आवश्यकता है। आपको यहाँ पर गूगल में जाकर अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 को देखना है। याद रखें, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, है ना। निरंतरता बनाए रखिए। कोई भी लक्ष्य जो आप मन में धारण किए हुए हैं उसके ऊपर कार्यरत रहिए और किसी से शेयर मत कीजिए,
अगला है कि चुनाव आयोग राज्य प्राधिकारियों से परामर्श से एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार कर सकता है। संविधान संशोधन को कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के साथ पारित किया जाना आवश्यक है। पूछ देगा इसमें कितने राज्यों का समर्थन की आवश्यकता होगी, तो कम से कम आधे राज्यों का, है ना। फिर है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए आवश्यक परिवर्तन कहाँ कहाँ किए जाएंगे, तो अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि से है। अनुच्छेद 85 है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन है। अनुच्छेद 172 है राज्य विधानसभाओं की अवधि है ना, इसे ध्यान देना है। फिर है अनुच्छेद 174 है राज्य विधानसभाओं का विघटन है। अनुच्छेद 356 है संवैधानिक आपात स्थितियां हैं। फिर है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के कई प्रावधान हैं। इसके अलावा है विधि आयोग की 170वीं और 255वीं रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है ना। इस तरह से हमें याद रखना है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। समिति के अन्य सदस्य देख लीजिए, सुभाष कश्यप, ये संविधान विशेषज्ञ हैं, इनकी भी पुस्तक आती है राज्य व्यवस्था में, है ना, बहुत बेहतरीन लेखक हैं ये। अंग्रेजी की किताब पहले आती थी, अब तो इनका हिंदी में भी आ रहा है। फिर है अधिवक्ता हरीश साल्वे, अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, संजय कोठारी, अधीर रंजन चौधरी, है ना। लास्ट में अधीर रंजन चौधरी ने जुड़ने से इनकार कर दिया। ये कांग्रेस के हैं, नेता हैं जो पश्चिम बंगाल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है सार्वजनिक परीक्षा। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024, जिसमें सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार और संगठित धोखाधड़ी के लिए 5 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक की जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही केंद्र सरकार ने इसे 21 जून से लागू करने के लिए अधिसूचित किया है। प्रमुख प्रावधान को देखते हैं। इसमें न्यूनतम 3 साल की जेल की अवधि का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 5 साल किया जा सकता है। इसमें शामिल व्यक्तियों के लिए 10 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। परीक्षा अधिकारियों या सेवा प्रदाताओं द्वारा संगठित अपराध करने पर न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी। साथ ही 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं, जो अपराधियों के खिलाफ तत्काल और बड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। अब देखते हैं प्रयोज्यता क्या है, तो UPSC, SSC, RBI, IBPS, NTPA द्वारा आयोजित केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को कवर करता है ये नियम। फिर है हाइड्रोन परियोजना क्या है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित करने हेतु हाइड्रोन परियोजना की घोषणा की है। हाइड्रोन यानी हाई द रफपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ISA का उच्च थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क हाइड्रोन अंतरिक्ष में ऑप्टिकल लेजर आधारित संचार अवसंरचना का उपयोग करके पृथ्वी पर उपयोग के लिए विशेषकर दूर दराज के क्षेत्र में पेटावाइट्स डेटा रिले करने का इरादा रखता है। यह अत्यधिक उन्नत दूरसंचार क्षमता को सक्षम करने के लिए मौजूदा रेडियो आवृत्ति चैनलों का पूरक होगा। हाइड्रोन का लक्ष्य अंतरिक्ष में रोबोटिक्स सेकेंड क्षमता पर दुनिया का पहला ऑप्टिकल मल्टी ऑर्बिट परिवहन नेटवर्क स्थापित करना है, जो स्थलीय फाइबर नेटवर्क आधारित नेटवर्क को अंतरिक्ष में निर्बाध रूप से विस्तार करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो हाइड्रोन आकाश में फाइबर और क्लाउड से परे इंटरनेट का प्रदर्शन करेगा। तो मुख्य रूप से यह है इंटरनेट से जुड़ी हुई परियोजना। अगला है विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024। हाल ही में ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय UNODC द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी की गई। इसमें रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं हैं 2015 से 2021 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजाति थी। कौन कौन से, तो गैंडे और देवदार जो है वो सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजाति थी। यह रिपोर्ट 2015 से 21 के दौरान 162 देशों और क्षेत्रों में अवैध व्यापार की दस्तावेजीकरण करता है। कितने देशों में, तो 162 कंट्री से भी याद रखना है, जिसमें लगभग 4000 पौधों और जानवरों की प्रजातियों को प्रभावित किया, जिसमें से 3250 साइट्स परिशिष्ट में सूचीबद्ध है।
फिर है कि पशु प्रजातियों का अवैध वन्यजीव व्यापार बाजार, जैसे कि गेंडे का सींग 29%, पेंगोलियन के सल्क 28%, हाथी के दांत 15%, पादप प्रजातियों का अवैध व्यापार का बाजार देवदार में 47%, शीशम का है 35% और अगरवुड का है 13%। अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो इस तरह से पूछेगा कि वृक्षों का नाम दे देगा कि देवदार है, शीशम है, अगरवुड है ना। तो इस तरह से नाम दे देगा, आपको उसमें से सही टिक लगाने को बोलेगा। 1 2 सही है, 1 2 3 सही है। चलिए, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024, 2020 और 2016 के प्रकाशनों के बाद श्रृंखला की ये तीसरी रिपोर्ट है। यानी कि फर्स्ट टाइम 2016, उसके बाद 2020, फिर आया है 2024 में। रिपोर्ट वन्यजीव की वनस्पति की विलुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन, जैसे कि अंग्रेजी में साइट्स करते हैं, में सूचीबद्ध वन्यजीव प्रजातियों में अवैध व्यापार की प्रवृत्तियों को अद्यतन ध्यान केंद्रित करती है। अगला है दुनिया का पहला गहरा ब्लू होल। हाल ही में शोधकर्ताओं ने युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर मेक्सिको की चेतुमल खाड़ी में विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है, जिसे तामजाव ब्लू होल के नाम से जाना जाता है। नाम याद रखना है, तामजा ब्लू होल कहाँ ऐसा पाया गया है, तो मेक्सिको की चेतुमल की खाड़ी में, इसे भी याद रखना है। इसके साथ ही साथ एक और करंट फैक्ट है कि ये कहाँ है, तो युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर है। तो इस प्रायद्वीप का नाम याद रखना है, युकाटन प्रायद्वीप। मुख्य बिंदु को देखते हैं। तामजा ब्लू होल समुद्र तल से कम 1380 फीट यानी कि 420 मीटर नीचे है, जो दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन होल से भी अधिक गहरा है। 13,660 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली इस विशाल पानी के नीचे की गुफा का नाम तामजा रखा गया है, जिसका माया भाषा में अर्थ है गहरा पानी। ब्लू होल के बारे में जानते हैं, ये क्या है, तो ब्लू होल जल से भरी ऊर्ध्वाधर गुफाएं हैं जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके आधार शेल चूना पत्थर, संगमरमर और जिप्सम से घुलनशील पदार्थों से बनी होती है। ब्लू होल ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफाएं हैं जो हिमयुग के दौरान हजारों वर्षों में हिमनदों के बहाव के द्वारा निर्मित हुई है ना। तो इसे याद रखना है, ये इसका निर्माण हिमयुग के दौरान हजारों वर्षों में हिमनदों के बहाव के द्वारा उत्पन्न हुई है, तथा इसका जो शैल है वो चूना पत्थर है, संगमरमर या फिर जिप्सम जैसे घुलनशील पदार्थों के ये बने हुए हैं। अब चर्चा करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के बारे में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया, है ना। हमें पॉइंट याद रखना है, इस वर्ष कितना हो गया है, तो 31.28 हो गया है ना। पिछले वर्ष कितना था, तो 36.62 था। विश्व रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं देखते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के अनुसार विश्व प्रेस सूचकांक 180 देशों के बीच भारत की रैंक 2023 में 161 से 2024 में 159 हो गई है। 2023 में कितना था, 161 था, जबकि 2024 में कितना हो गया है, 159 हो गया है। हालांकि यह सुधार मुख्य रूप से अन्य देशों की रैंकिंग में गिरावट के कारण हुई है। यानी सुधार का मुख्य कारण भारत का प्रेस जो है प्रगति करना नहीं है। भारत का प्रेस जो है, अन्य देशों में जो प्रेस की गुणवत्ता गिरी है, उस कारण से ये प्रेसिंग इंडेक्स में भारत का सुधार हुआ है। यह विश्व स्तर की प्रेस की स्वतंत्रता के समग्र गिरावट और पत्रकारों की स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स में राजनीतिक दमन में भारी वृद्धि को दर्शाता है। विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में औसतन 7.6 अंक की गिरावट आई है। यानी वैश्विक रूप से अगर देखा जाए तो कितना गिरावट आया है, तो 7.6 की। रैंकिंग में नॉर्वे शीर्ष पर है, अति इम्पोर्टेंट है। 1 पॉइंट पर कौन है, तो नॉर्वे है। डेनमार्क है दूसरे स्थान पर। भारत का स्कोर सुरक्षा संकेतक को छोड़कर बाकी सभी मामलों में गिरा है। इसका दावा है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है। भारत तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से पीछे है। यानी कि तुर्की की अगर रैंकिंग देखें तो 158 है, पाकिस्तान की देखें तो 152 है और श्रीलंका का देखें तो 150 है। अब भारत का कितना है, 159 है। संयुक्त संयोजक संकेतक इसमें क्या प्रयुक्त संकेतक है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा।
विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जारी की है। मुख्य बिंदु को देखते हैं। 11 जुलाई को जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2024 में कहा गया है, यानी 2024 रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 50 से 60 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। वर्ष 2080 के दशक के मध्य में वैश्विक जनसंख्या का लगभग 10.3 बिलियन के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगी। वहीं 2024 में यह 8.2 बिलियन जनसंख्या होगी। जनसंख्या के बारे में बताया गया है 2024 में कितना होगा, तो 8.2 बिलियन होगा। अब 2080 तक ये कितना पहुंच जाएगा, तो 10.3 बिलियन हो जाएगा। शिखर पर पहुंचने के बाद वैश्विक जनसंख्या धीरे धीरे गिरावट शुरू होने की उम्मीद है। क्वेश्चन में पूछा दे कि शिखर पर पहुंचने के बाद ये निरंतर बढ़ती रहेगी या फिर ये गिरावट होगी, तो याद रखना है वहां से ये गिरावट शुरू हो जाएगा, जो सदी के अंत तक 10.2 बिलियन जनसंख्या तक गिर सकती है। जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा 2024 में 73.3 ईयर्स घोषित की गई है। भारतीय संदर्भ में देखें तो अनुमान के है कि 2024 में भारत की जनसंख्या 1.45 अरब होगी। 2060 के दशक के प्रारंभ में भारत की जनसंख्या 1.7 अरब हो जाएगी। याद रखना है 2060 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 1.7 अरब हो जाएगी। इसके बाद 12% की कमी आएगी, है ना। फिर बोला गया है कि 2060 के बाद ये जनसंख्या घटना शुरू हो जाएगा। इसी सदी में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। हाल ही में जारी UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या का अनुमान 144 करोड़ तक पहुंच गई है। भारत की कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा, है ना, 15 से 64 वर्ष के आयु के बीच की जनसंख्या कितनी है, तो 68% है। अब आते हैं अनुच्छेद 244A के बारे में देखते हैं। हाल ही में असम के आदिवासी बहुल दीफू लोकसभा क्षेत्र में सभी दलों के उम्मीदवारों के एक स्वायत्त राज्य के भीतर राज्य बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 244A का लागू करने का वादा किया था। संविधान 244A क्या है? संविधान का अनुच्छेद 244A क्या है? तो अनुच्छेद 244A को 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा शामिल किया गया था। यह संसद को असम राज्य के भीतर छठी अनुसूची में निर्दिष्ट सभी कुछ आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करते हुए स्वायत्त राज्य बनाने के लिए एक कानून बनाने की अनुमति देता है। संविधान की छठी अनुसूची तथा अनुच्छेद 244A में क्या अंतर है? तो छठी अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत शासन के पहले से ही निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली परिषदें मौजूद हैं। हालांकि इन परिषदों के पास सीमित शक्तियां हैं। वे कानून परिवर्तन को नियंत्रित नहीं कर सकते और उनका वित्तीय अधिकार भी सीमित है। दूसरी ओर अनुच्छेद 244A जनजातीय क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियां प्रदान करता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कानून एवं व्यवस्था पर नियंत्रण है। तो इस प्रकार से दिया गया है छठी अनुसूची और 244 में क्या अंतर है वो बताया गया है। अब आते हैं हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट को ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्टार्टअप्स इकोसिस्टम धीमा हुआ है ना। बढ़ा है कि धीमा हुआ है, तो याद रखना है धीमा हुआ है। तथा 2017 के बाद भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट आई है। वर्ष 2023 में भारत में यूनिकॉर्न की 67 थी संख्या। याद रखना है कितना था 2023 में, तो 67, जो 2022 में यूनिकॉर्न की संख्या 68 से एक कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। अब आता है USA का कितना है, तो 703 यूनिकॉर्न है USA में, है ना। फिर चीन का है 340, है ना। इस तरह से अमेरिका के बाद चीन है। और फिर भारत की संख्या इसमें कितना बताया गया है, तो 67। शहर के हिसाब से देखें तो बेंगलुरु को 32 यूनिकॉर्न है। इसके साथ 7वें स्थान पर है। मुंबई में 14 यूनिकॉर्न 19वें स्थान पर रहा। मुंबई में कितने यूनिकॉर्न है, तो 14। यूनिकॉर्न वे स्टार्टअप हैं जिनका मूल्य कम से कम $1 अरब है तथा जो अभी तक किसी सार्वजनिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है ना। यूनिकॉर्न के बारे में देख लेना है, इनका मूल्य कितना है, तो कम से कम $1 अरब है। साथ ही ये किसी सार्वजनिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है।
भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में देखते हैं, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है। खपत की दृष्टिकोण से भारत का स्थान है तीसरा, है ना। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पे है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत का चौथा स्थान है, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में चौथा है, जिसमें पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे तथा सौर ऊर्जा क्षमता में पाँचवें स्थान पर है। सौर ऊर्जा के बारे में बात करेगा तो भारत का रैंक देख लीजिए, पाँचवां है ना। और पवन ऊर्जा के बारे में बात करेगा तो भारत का स्थान चौथा है। खपत की दृष्टिकोण से बात करेगा तो तीसरा है, और नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता के अनुसार अगर बात करेगा तो चौथा है। इस तरह से आपको डेटा याद रखना है, कहीं कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना है। आंकड़े की ओर ध्यान दें तो भारत की स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता पिछले 8.5 वर्षों में 396% बढ़ी है और 190.97 गीगावाट से अधिक है, जो देश की कुल क्षमता का लगभग 44% है। ये फरवरी की रिपोर्ट के अनुसार। स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 9 वर्षों में 30 गुना बढ़ी है और फरवरी 2024 तक ये 75.5 गीगावाट तक पहुंच गई है। इसे याद रखना है, फरवरी 2024 तक ये कितना पहुंच गई है तो 75.57 गीगावाट, और पिछले 9 वर्षों में कितना बढ़ी है तो 30 गुना बढ़ी है। ये सौर ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है। स्थापित पवन ऊर्जा के बारे में है कि 45.15 गीगावाट हो गई है। अब बायोमास से जो ऊर्जा है वो 10.2 गीगावाट हुआ है। लघु जल विद्युत जो है 4.99 गीगावाट हुआ है, और बड़े हाइड्रोकार्बन जो है बड़े हाइड्रो से 46.92 गीगावाट क्षमता का उत्पादन हुआ है। अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन 0.58 गीगावाट हुआ है। भारत के प्रमुख निर्धारित लक्ष्य है। भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने और विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2030 तक देश की अर्थव्यवस्था को कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन कम करने का लक्ष्य रखा है। इसे भी याद रखना है कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को कितना कम करना है तो 1 बिलियन टन तक कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। साथ ही 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है। अगला है भारत में बहुआयामी गरीबी चर्चा पर पत्र। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी की शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 जो कि 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 जो है कवर करता है 2019-21 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया। मुख्य बिंदु क्या है तो भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है। 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28 हो गई है। जो बहुआयामी यानी मल्टीपल पॉवर्टी जो है वो घटकर कितना हो गया है तो 11.28 हो गया है। पिछले 9 वर्षों में लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। गरीबी रेखा से बाहर निकलने वाले लोगों की संख्या कितनी है तो 24.82 करोड़। राज्य स्तर पर सर्वाधिक कमी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, जहां 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। बिहार के बारे में चर्चा करते हैं तो 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलने के साथ दुनिया के तीसरे स्थान पर हैं। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय MPI के सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। याद रखें कि जो संकेतक है उन संकेतकों में सुधार हुआ है या गिरावट हुआ है तो उत्तर होगा सुधार हुआ है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के बारे में देखते हैं। MPI के लिए नोडल एजेंसी नीति आयोग ने राष्ट्रीय MPI का दूसरा संस्करण जुलाई 2023 में जारी किया था। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण 2019-21 के आधार पर तैयार की गई। आयाम में देखते हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन स्तर है। गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट 2015-16 में 24.85 से 2019-21 में 14.96 हो गई है। ये बताया गया है गरीबी की कुल संख्या में अनुपात में गिरावट।
फिर है मुख्य बातें। 2015-16 और 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। यानी 2015-16 और 21 के बीच में कितने लोग निकले हैं? तो 13.5 लोग किस प्रकार की गरीबी से? तो बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो गरीबी में 32.59 से 19.28 की गिरावट आई है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी में 8.65 से 5.27 की गिरावट आई है। वर्ष 2015-16 और 19-21 के बीच गरीबी की तीव्रता में 47% से घटकर 44 हो गई है। एमपीआई मूल्य में सुधार 2015-16 में 0.177 से 2019-20 में 0.66 देखा गया है। सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय कमी हुई है, यानी कि सुधार हुआ है। राज्य का प्रदर्शन देखें तो बहुआयामी गरीबी वाले जनसंख्या का उच्चतम हिस्सा बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश है। बहुआयामी गरीबी में सबसे तेजी कमी यूपी है, फिर उसके बाद बिहार है, फिर है एमपी है, उसके बाद ओडिशा है, फिर राजस्थान है। केरल की हिस्सेदारी सबसे कम है। बिहार में पूर्ण अवधि में एमपीआई मूल्य में सबसे तेज कमी देखी गई है ना। ये याद रखना है बिहार के संदर्भ में। मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे तेज कमी। अब आते हैं चुनावी बॉन्ड के बारे में। यह राजनीतिक दलों को दान देने के लिए एक वित्तीय साधन है जिसे 2017-18 में बजट में पेश किया गया और 2018 में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया? 2018 में। एडीआर बनाम यूओआई मामले में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत निहित मतदाताओं की सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। इसे याद रखना है। किसके किसके बीच में हुआ था केस? तो ये एडीआर बनाम यूओआई है ना। इसमें कितने न्यायाधीशों ने फैसला दिया? तो 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया। यह किस अनुच्छेद को उल्लंघन कर रहा था? तो अनुच्छेद 19(1)(a) के उल्लंघन कर रहा था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को गुमनाम दान का एक रूप है जिसे वित्त विधेयक 2017 में पेश किया गया था। यह योजना किसी भी व्यक्ति को 1000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये के मूल्य तक के चुनावी बॉन्ड खरीदने की अनुमति देता है। बॉन्ड केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में ही भुनाए जा सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखा से 1000, 10,000, 1 लाख के गुणकों में किसी भी मूल्य के लिए जारी किया जाता था। इस पर दाता का नाम नहीं लिखा जाता था। 15 दिनों की अवधि थी इस चेक को भुनाने का। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान दिया गया था। इस योजना के तहत बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए और लोकसभा चुनाव के दौरान अतिरिक्त 30 दिनों के लिए खरीद के लिए उपलब्ध थे। इसे याद रखना है। महीनों का नाम जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने, ये 10 दिनों के लिए उपलब्ध होता था और लोकसभा के चुनाव के दौरान ये 30 दिनों के लिए ऐसे बॉन्ड जो हैं वो उपलब्ध होता था। CMS COP14 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच समरकंद यानी कि जो उज्बेकिस्तान में है, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन जिसे CMS की कहते हैं 14वीं बैठक आयोजित की गई। नारा क्या था? स्लोगन क्या था? प्रकृति कोई सीमा नहीं जानता। चर्चा करते हैं एडिटोरियल प्रैक्टिस सेट 1 का। पहला है कि एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ABS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में विभिन्न परंपराओं के बौद्ध नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों और अनुयायियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है। यह शिखर सम्मेलन भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 1 का उत्तर C है। 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के बारे में ये दोनों सही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जैविक विविधता सम्मेलन जिसे CBD शिखर सम्मेलन कहते हैं में कैली फंड नामक एक कोष की स्थापना की गई। इस कोष का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन C, डिजिटल रूप से अनुक्रमिक आनुवांशिक डेटा प्राप्त लाभों को उन समुदायों के साथ समान रूप में साझा करना सुनिश्चित करना जहां आनुवांशिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। यह है केली फंड के बारे में। तीसरा प्रश्न है, खबरों में रहा सिंहचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तीसरे का उत्तर है ऑप्शन B, आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश में सिंहचलम मंदिर है। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन CHAC 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो 4 का उत्तर है ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे। हाल ही में किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली की CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? इसका उत्तर है ए, गृह मंत्रालय। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 2 नवंबर। प्रश्न है, नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किन्हें नियुक्त किया गया है? उत्तर है के संजय मूर्ति। हॉन्सोंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई है? उत्तर है उत्तर कोरिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश। भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास आयोजित किया जाता है? इंडोनेशिया। एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक यानी ARINAP की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है? तो उत्तर होगा इसका प्रवर्तन निदेशालय ED। थाडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? उत्तर है मणिपुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर है नई दिल्ली। डूमाबो को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? उत्तर है बोत्सवाना। हाल ही में खबरों में रहा एलेस्टोनिया स्कोलारिस क्या है? उत्तर है उष्णकटिबंधीय पेड़। किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर DICSC परियोजना शुरू की? उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। प्रश्न है, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास जिसे कहते हैं विनवेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अंबाला हरियाणा। गोविंद सागर झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? उत्तर है हिमाचल प्रदेश। किस देश को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष चुना गया? भारत। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने WTT फीडर काराकस 2024 में एकल खिताब जीता? उत्तर है हरमीत देसाई। किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 शुभारंभ किया? उत्तर है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। प्रश्न है, तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? उत्तर है रजत पदक। प्रश्न है, विश्व यात्रा बाजार WTM 2024 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा शहर कर रहा है? उत्तर है लंदन। प्रश्न है, खबरों में दिखी मिनटमैन 3 मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। बर्बाद कर दो दुनिया को। जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किस संस्था ने 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया है? उत्तर है नीति आयोग। प्रश्न है, नवंबर 2024 में किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की मंजूरी दी है? उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न है, चौथे एलर्जी हार्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर है लद्दाख। ओकिनाविशियस टेकड़ी जिसे समाचार पत्रों में देखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है? उत्तर है मकड़ी। प्रश्न है, एग्रीवोल्टेइक खेती क्या है जिसके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी IAS कार्यक्रमों में उजागर किया गया?
उत्तर है कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमि का एक साथ उपयोग करना। किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत बनाया? उत्तर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, है ना। यहाँ पर है मझगांव, हुगली, हिंदुस्तान शिपयार्ड तो होगा कोचिन। नाम याद रखें विक्रांत। प्रश्न है बंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान ISEC। प्रश्न है वर्ष 2024 के वैश्विक शहर सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर है पहला, लंदन लगातार दूसरे वर्ष विश्व में शीर्ष 100 शहर ब्रांडों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। दूसरा है नई दिल्ली इस सूची में 77वें स्थान पर है, जो सर्वोच्च स्थान वाला भारतीय शहर बना। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? तो 32 का उत्तर सी है, 1 और 2 दोनों सही है। 33 का है अभ्यास आस्ट्रा हिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? 33 का उत्तर है भारत और ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न है भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? 34 का उत्तर है सी, पूर्वी प्रहार। 35 किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया? 35 का उत्तर सी है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। 36वां प्रश्न है हाल ही में किन दो संगठनों ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका उत्तर है सी डॉट और IIT रुड़की, है ना। रुड़की का नाम आपको याद रखना है, सी डॉट तो याद रहेगा ही। प्रश्न है महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का मेजबान कौन सा शहर कर रहा है? उत्तर है राजगीर, बिहार। पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? उत्तर है संगीत। किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर है 11 नवंबर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गलती से 5 सितंबर नहीं कर दीजिएगा। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? उत्तर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इसे याद रखना है। अंतरिक्ष अभ्यास 24 का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर है बी, नई दिल्ली। प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तर है वित्त मंत्रालय। प्रश्न है सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना जिसे कि SLHEP किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश और असम। प्रश्न है टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस 10 किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी? उत्तर है त्वचा रोग। प्रश्न है हाल ही में किस संगठन ने दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद SATRC स्टार्क या सतर्क, इसे सतर्क कहें, सतर्क की मेजबानी की? उत्तर होगा बी, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। प्रश्न है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जैसे LRLACM किस संगठन द्वारा विकसित की गई? उत्तर है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। प्रश्न है सी विजिल 24 किस देश द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है? उत्तर है भारत। प्रश्न है वाइजर 2 अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा प्रक्षेपित एक मानव रहित अंतरिक्ष जांच है? उत्तर है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन NASA। प्रश्न है नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? उत्तर है मॉरिशस। नाम याद रखना, मॉरिशस, मालदीव, है ना, तो मालदीव मत मार दीजिएगा, मॉरिशस होगा। प्रश्न है अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है ए, समांथा हार्वे।
तो ये तो था प्रैक्टिस सेट 1, है ना, ईयरली इरिटेरिया बुक से। साथ ही साथ मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसे एग्जामिनेशन तक पूरी तरह से कवर कर दूँ। 2 दिन थोड़ा डिस्टर्ब रहा, कारण था जो प्रोटेस्ट चल रहा है पटना में बीपीएससी ऑफिस पर। कई विद्यार्थियों, कई लड़कियों को बुरी तरह पीटा गया। एक गजब तरह से यहाँ पर राजनीति देखने को मिल रहा है। 2 मास्टरों का बड़ा विचित्र भूमिका देखने को मिला। पढ़ाता तो है ग्रुप डी और रेलवे को, या यूं कहें दरोगा को। देखिए, कोई भी जॉब जो होता है वो छोटा नहीं होता, लेकिन वो बीपीएससी में क्यों घुस के वो प्रदर्शन करने चला गया। लोग कहता है कि एक नेता से संपर्क है जदयू से, दूसरे का संपर्क है बीजेपी से। तो ये मुख्य रूप से आंदोलन को बिगाड़ने के लिए लोग कहता है कि उसको भेजा गया था सत्तारूढ़ दल के द्वारा। एक बुक आई थी राजदेव सरदेसाई की, मुझे नाम याद नहीं है एग्जैक्ट। उन्होंने बताया कि जो 2014 के आसपास जो अन्ना मूवमेंट हुआ था निर्भया कांड के समय 2013 में, वो आंदोलन मुख्य रूप से कांग्रेस ने करवाया था। इसके पीछे मुख्य कारण था कि राहुल गांधी को एक्टिव पॉलिटिक्स में वेल एस्टेब्लिश करना। एस्टेब्लिश तो हो रहे थे, लेकिन उसे वेल एस्टेब्लिश करने का इरादा था, क्योंकि उसमें कुछ इस तरह के सहानुभूति भरी बातें रची जाती और क्रेडिट जो है वो राहुल गांधी या कांग्रेस ले जाता। लेकिन हुआ इसका उल्टा, आरएसएस ने उस आंदोलन को हाईजैक कर लिया। ये लिखा गया है राजदेव सरदेसाई, जो पत्रकार है इंडिया टुडे का, उन्होंने लिखा है। तो सत्ता का ये दोहरी चरित्र है। ये हम विद्यार्थी जीवन में जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उन्हें समझ में नहीं आता। उन्हें जो सामने नज़र आता है वही लगता है कि वही सही चल रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हर चेहरे के पीछे एक चेहरा छुपा है, झुकती निगाहों में भी राज गहरा छुपा है। तो हम लोग जैसे जैसे कुछ सीनियर हो गए हैं पढ़ाई के दौरान, राजनीति को समझ रखने वाले, तो इन सभी बातों को अच्छी तरह वाकिफ से समझते हैं कि खेल असल में चल क्या रहा है। तो यहाँ असल में खेल चल रहा है, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी बुलाया जा चुका था स्टूडेंट डेलीगेशन को बीपीएससी चेयरमैन से मिलाने के लिए। ऑलरेडी वो सारा फुटेज है, वीडियो में उपलब्ध है। फिर अचानक से मारना, पुलिस द्वारा दौड़ा दौड़ा के पीटना, क्योंकि सिविल सर्वेंट का तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी होते हैं बड़ा वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि यहाँ से दिल्ली तक की मैं पढ़ाई किया, मैंने देखा है उन सारी चीज़ों को। तो ये सारा काम करवाया जा रहा है, इसमें आप लोग दिमाग मत लगाइए ज़्यादा, है ना। आप लोग पढ़ाई से मतलब रखिए, और किसी के ऊपर में आंख बंद करके ट्रस्ट मत कीजिए, किसी का भक्त मत बनिए। ये मेरी गुजारिश है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, अपने काम के प्रति, गोल के प्रति आप फोकस रहिए, क्योंकि कौन बीच में आ जाएगा खेला खेलने के लिए। तो उससे अच्छा है कि अपने काम पर ध्यान दें, क्यों दूसरे मैटर पे अपना समय बर्बाद करें। और ये होता है, शुरू में भी हुआ था, आज भी हो रहा है और आगे भी होगा, है ना। तो इसलिए मेरा तो लास्ट में यही कहना है कि अपने गोल पर फोकस रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।